जी अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय लेक्चर इज़ अबाउट मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज़। तो मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम देखेंगे कि मैक्सवेल ने एनर्जीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे डेरिवेशन की और उसका ग्राफ किस तरह से बनाया। तो हम जो अपनी डेरिवेशन है वो मैक्सवेल लॉ जो वेलोसिटीज़ के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ था उसकी डेरिवेशन जो है हम अपनी उसी इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। ये इक्वेशन बिल्कुल सेम है, हम इसके अंदर ही मॉडिफिकेशन बाद में करेंगे। हमने ये इक्वेशन सबसे पहले लिख दी, लेकिन उसके बाद क्योंकि हमने एनर्जीज़ के लिहाज से चेंजेस करने हैं तो ज़्यादातर जो गैसेस में जो एनर्जीज़ होती हैं वो काइनेटिक एनर्जीज़ होती हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का हम फार्मूला लिखेंगे, तो इससे हम वैल्यू निकालेंगे और जो वैल्यू आएगी एट द एंड उसको हम इस इक्वेशन में पुट करके इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे जो मेन इक्वेशन है। तो एनर्जी होती है, एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ एम सी स्क्वायर, और इसको हम मॉडिफाई करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, वेलोसिटी की जो वैल्यू है हाफ एम सी स्क्वायर जो है, सी स्क्वायर हमको वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सी स्क्वायर लिखेंगे तो दोनों का मतलब वेलोसिटीज़ ही होता है। तो उसमें हम सी स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन से अलग कर लेंगे। तो सी स्क्वायर की वैल्यू कैसे अलग होगी, ये जो 2 है वो ऊपर जाके ई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो एम है वो दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और जो जहाँ पर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे और जो कि होगी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2e डिवाइडेड बाय m। तो ये सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, क्योंकि हमारा सी स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, हमें सी की वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेंगे। तो हमारी सी की वैल्यू हो जाएगी सी इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2e ओवर कैपिटल M। ठीक है, अब हम सी की वैल्यू को डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। डेरिवेट करते हैं किसी चीज़ के लिहाज से किसी को चेक करना, तो डेरिवेट का जो साइन होता है वो होता है डी ओवर डी, और यहाँ पे जो भी जिस भी लिहाज से आप उसको चेक करना चाहते हैं एक्स का मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। तो अगर हम एनर्जी के लिहाज से सी को डेरिवेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ई लिखेंगे। इसके अलावा अगर हम वेलोसिटी के लिहाज से करना चाहते हैं तो डी ओवर डी सी लिखेंगे। जिस भी लिहाज से हम डेरिवेशन करना चाहते हैं, चेंज को चेक करना चाहते हैं, हम वो यहाँ पे वो लिखेंगे। और किस को चेक करना चाहते हैं, हम यहाँ पे वेलोसिटी को चेक करना चाहते हैं, मतलब हम वेलोसिटी के चेंज को विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ एनर्जी चेक करना चाहते हैं। तो इसको बोलते हैं डेरिवेट करना। तो अगर हमने सी को चेक डेरिवेट करना है, अब किस लिहाज से करना है, तो हमें पता है कि हम मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज पढ़ रहे हैं, यानी कि हमने वेलोसिटी के चेंज को विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी डेरिवेट करना है। ठीक है, तो सी की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ से, और अब यहाँ हम उसको डेरिवेट करेंगे डी ओवर डी ई, मतलब सी के चेंज को चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। और अगर हम इसको मैथमेटिकली ये जो टर्म है इसको पढ़ेंगे, डी का मतलब होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ एनर्जी विल बी इक्वल टू, और इसमें ये जो हमारी जो सी की वैल्यू है, क्योंकि हम ये पूरी सी की वैल्यू को डेरिवेट कर रहे हैं तो हम इस साइड पे भी सी की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, लेकिन जो अंडर रूट होता है 2 और अंडर रूट ओवर m जो है, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू हैं, इसको हम डेरिवेट नहीं कर सकते। डेरिवेट्स जो हम कर सकते हैं वो हमेशा हम वेरिएबल वैल्यू को डेरिवेट करते हैं। तो 2 ओवर m अंडर रूट जो है इस सी की वैल्यू में वो हम बाहर लिख लेंगे, और डेरिवेट दूसरी साइड पे सिर्फ हम एनर्जी की अंडर रूट एनर्जी की वैल्यू को सिर्फ डेरिवेट करेंगे। 2 ओवर m की वैल्यू को डेरिवेट हम नहीं कर सकते क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब एनर्जी की डेरिवेट हम किस तरह से करेंगे, वो हम पावर रूल लगाएंगे, क्योंकि अगर हम अंडर रूट ख़त्म करें तो अंडर रूट ख़त्म करेंगे तो उसकी पावर आ जाएगी ऊपर हाफ। ठीक है, और पावर जब हम पावर को डेरिवेट करते हैं तो हम पावर रूल लगाते हैं, तो वो उसका रूल ये होता है कि पावर पहले आ जाती है और जो पावर में से -1 हो जाता है। डेरिवेशन में -1 होगा, और अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उस केस में पावर में +1 हो जाएगा। डेरिवेशन में माइनस होता है और इंटीग्रेशन में +1 हो जाता है। जो भी यहाँ पे पावर होगी उसमें से -1 हो जाएगा। पहले वो पावर पहले आ जाएगी। डेरिवेशन करने का तरीका ये है कि वो क्या होता है कि पहले पावर जो होती है वो जिस चीज़ को हम जिस पे हम डेरिवेशन अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले आ जाती है। मतलब ये हाफ जो है वो पहले लिखेंगे हम, फिर एनर्जी, और फिर जो भी पावर होगी उसमें से -1 कर देंगे।
जब -1 करेंगे तो हम इस वाले पोर्शन का, ऊपर जो पोर्शन है उसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेके हमारा आंसर आएगा हाफ, और -7 में इसलिए आया क्योंकि जो आपकी बड़ी रकम है 1 बड़ी होती है, हाफ छोटी होती है, उसके साथ माइनस है, तो यहाँ भी हमारे साथ माइनस आ जाएगा। तो मतलब अगर हम एनर्जी की वैल्यू को डेरिवेट कर रहे हैं तो उसका आंसर आएगा हाफ ई माइनस हाफ उसकी पावर। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे ये जो वैल्यू हमारी निकली है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। इसका सोल्यूशन है एनर्जी अंडर रूट को अगर हम डेरिवेट करेंगे तो उसका आंसर आएगा हाफ एनर्जी माइनस उसकी पावर हाफ। यही वाली वैल्यू जो हमने निकाली है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि नेक्स्ट हम क्या करेंगे। नेक्स्ट ये वाली वैल्यू ऐसे ही रहेगी, और हम 1/2 की वैल्यू को इस तरह भी लिख सकते हैं। 1/2 की मतलब हम 1/2 को इज़ इक्वल टू 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 के इक्वल भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब ये 1/√2 जो है वो 2 दफ़ा है, तो हम उसको स्क्वायर ले देंगे। अगर हम स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा, और दोबारा जो आंसर इसका आएगा वो 1/2 ही आएगा। यानी ये चीज़ हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। अगर हम इसके इक्वल लिखेंगे, अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इनका आ जाएगा स्क्वायर, और जब स्क्वायर लेंगे तो उसको अंडर रूट के साथ हम काट देंगे तो दोबारा 1/2 ही आ जाता है। यानी कि हम 1/2 की जगह 2 दफ़ा 1/√2 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो यहाँ पे अंडर रूट ऊपर है उसको हम काटना चाह रहे हैं, तो हम इस वाली 1/2 को फॉर्म को चेंज करके उसकी जगह हम 2 दफ़ा अंडर रूट 2 लिख देंगे 1/√2। तो ये हमने 1/2 की जगह ये लिख दिया। ठीक है, अब हम ये वाले अंडर रूट को ऊपर वाले अंडर रूट के साथ काट देंगे। 2 वाले अंडर रूट को ये जो है इसके साथ कट जाएगा, पीछे रह जाएगा 1/√m कैपिटल M, और e माइनस हाफ जो उसकी पावर है वो हो जाए रह जाएगी, और एक अंडर रूट रह जाएगा। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें इस चीज़ को, तो क्योंकि ये इसके ऊपर भी अंडर रूट है, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, तो ये दोनों हम इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो आगे जाके हम ऐसे ही लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने कुछ नहीं किया, बस दोनों के ऊपर अंडर रूट था उसको हमने इकट्ठा लिख दिया है। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, तो इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाने की थोड़ी कोशिश करते हैं, मतलब एक ही लाइन में हो, इस तरह फ्रैक्शन में ना हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो चीज़ डिवाइड हो रही है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो यहाँ पे इस साइड पे डिवाइड हो रही है वो उस साइड पे जाके दूसरी इक्वल की उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। डी चला जाएगा इधर और अंडर रूट 2 कैपिटल M चला जाएगा इधर। तो हमारी इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिर्फ यही स्टेप हुआ है, और उसके बाद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि इस इक्वेशन को और किस तरह से मॉडिफाई करें। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि एनर्जी होती है, एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ mc²। अब ये दोनों इक्वल हैं, तो इस इक्वेशन में अगर इस पूरी इक्वेशन को हमने इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन की एक साइड पे इस वैल्यू को लिख देंगे, और इस इक्वेशन के ये वाली इक्वेशन जो है उसकी दूसरी साइड पे ये वाली वैल्यू को लिख देंगे। हम पूरे के पूरी एनर्जी की वैल्यू इस इक्वेशन में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम इक्वेशन का एक पार्ट जो है, ये जो इक्वेशन का एक पार्ट है वो इस इक्वेशन के एक पार्ट की तरफ लिख देंगे और दूसरा दूसरी साइड पे लिख देंगे। तो यहाँ हमने ये वाला जो पार्ट है वो इस वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ये आप देख सकते हैं एनर्जी मल्टीप्लाई हो रही है। और इक्वल का ये जो पार्ट है, इक्वल के इस साइड पे जो पार्ट है वो हाफ mc², वो इक्वल के दूसरी साइड पे हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। पूरी की पूरी ये जो वैल्यू हमने उठा के इस इक्वेशन में इंसर्ट कर दी है, एनर्जी को एक तरफ लिख दी है और हाफ mc² को इक्वल के दूसरी साइड पे लिख दी है। ये हो गया हाफ mc², और फिर ये सारे पोर्शन के साथ सारा पोर्शन वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू डी ई हाफ माइनस एनर्जी माइनस हाफ जो भी उसकी पावर है माइनस हाफ पावर है वो ऐसे ही रहेगी, और एनर्जी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन जो है सारी की सारी इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो गई है, और एनर्जी इस साइड पे हमने लिख दी और हाफ mc² हमने इस साइड पे लिख दिया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हमने सॉल्व करना है। हमने ये वाला पोर्शन सॉल्व करना है, हमने ये कैपिटल M वाला पोर्शन सॉल्व करना है, अंडर रूट और कैपिटल M वाला, और हमने ये अंडर रूट 2 और ये वाले 2 वाले पोर्शन को सॉल्व करना है बारी बारी। तो सबसे पहले हम एनर्जी वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो एनर्जी इसकी पावर है 1, जिसकी कोई पावर ना हो उसकी 1 होती है, और इसकी है -12। तो एक की पावर है
1 और एक ही है -12। तो अगर नीचे बेस सेम हो तो ऊपर जो भी पावर हो उसको हम प्लस कर देते हैं। प्लस करेंगे तो क्योंकि इसके साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो जो भी पावर होती हैं यह अब इसकी 1 पावर है, इसकी -12 है, तो ये दोनों माइनस हो जाएगी। प्लस माइनस माइनस ही इनके दरमियान आएगा। जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसी तरह से लिया जाता है, 2 नीचे आएगा और 2 - 1 आएगा और इसका आ जाएगा आंसर। एनर्जी की पावर जो आ जाएगी वो आ जाएगी हाफ आ जाएगी इस वाले पोर्शन को सॉल्व करने के बाद। पावर को माइनस करने के बाद फिर पावर्स का एलसीएम लेने के बाद एनर्जी की जो हमारी यहाँ पे वैल्यू आ रही है ऊपर पावर का एलसीएम लेने के बाद वो आ रही थी हाफ। ठीक है, तो जो मतलब ये वाला जो पोर्शन हमने सॉल्व किया है ये वाला पोर्शन, तो इस वाले पोर्शन का आंसर आएगा हमारे पास एनर्जी की वैल्यू हाफ, जो कि मैंने यहाँ पे सॉल्व किया ये वाला पोर्शन। अब एक पोर्शन तो हमने ये वाला सॉल्व कर लिया। अब दूसरा पोर्शन है कि ये √m है और ये कैपिटल M है, ये अंडर के बगैर है। तो इस पोर्शन को किस तरह से सॉल्व किया गया, एक की पावर 1 है और ये जो अंडर रूट वाला m है इसकी पावर हम हाफ लिख देंगे। अंडर रूट लिखते हैं या हाफ लिख लें एक ही बात होती है। तो मैंने यहाँ पे हाफ ही लिख के सॉल्व करूँगी। एक की पावर 1 थी और एक की पावर हाफ थी। तो इसका भी ऐसे ही होगा कि अगर नीचे से बेस सेम है तो ऊपर से पावर हम प्लस कर देंगे। एक की पावर 1 है और एक की हाफ है, इनको प्लस करेंगे तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी m = 3/2। अगर इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊँ तो ये आएगा 2 + 1 और फिर आ जाएगा 3/2। तो मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन को अगर हम सॉल्व करें तो m की वैल्यू आ जाएगी m 3/2। ठीक है, अब ये पोर्शन भी सॉल्व हो गया, ये वाला मैंने सॉल्व किया है और एनर्जी वाला पोर्शन सॉल्व किया है। अब पीछे मारा जाता है √2, वो हम 2 के ऊपर ही लिख देंगे। ठीक है, अभी हमने उसको सॉल्व नहीं किया, अभी सिर्फ हम इसके ऊपर लिखेंगे। सिर्फ मैंने उसको उठा के इधर लिख दिया है क्योंकि ये वाला जो √m है वो पूरे m के साथ हमने सॉल्व करके उसकी वैल्यू ऑलरेडी लिख दी हुई है। अब इस पोर्शन को हमने सॉल्व करना है, ये वाला जो पोर्शन है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व हुई मैंने बता दिए। ये वैल्यू कैसे आई, इसका इन दोनों को इनका एलसीएम लेके उनकी पावर को प्लस करके, और ये वैल्यू कैसे आई वो भी मैंने बता दिया। बाकी सारी क्वेश्चन सेम है। तो इस वाले पोर्शन को हमने सॉल्व करना है। ये जो अंडर रूट इधर गया है 2 के ऊपर, तो उसको किस तरह से सॉल्व किया है। तो ये वाला जो वैल्यू है इसको मैंने इधर सॉल्व किया। तो इसका अंडर रूट को हम 2 की पावर हाफ भी लिख सकते हैं। तो हाफ अगर हम लिखेंगे तो नीचे जो है 2 वो कंप्लीट 1 है, मतलब वो कंप्लीट 2 है, और ऊपर जो 2 है वो हाफ है। तो नीचे पूरे वाला जो 2 है वो ऊपर वाले हाफ के साथ जब हम काटेंगे तो नीचे 2 हाफ रह जाएगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ पूरी है नीचे और ऊपर आधी है तो अगर हम उसको कट करें तो नीचे वाले में से कितना पोर्शन कट होगा, हाफ कट होगा क्योंकि ऊपर भी हाफ है। तो नीचे को इतना पोर्शन रह जाएगा, हाफ बाकी रह जाएगा। हाफ ऊपर वाले हाफ के साथ कट गया और पीछे रह गया हाफ। तो बिल्कुल इसी तरह से इसके नीचे अगर पूरा 2 है और ऊपर हाफ 2 है तो ये दोनों जब कटेंगे तो पीछे कितना 2 रह जाएगा, नीचे वाले पोर्शन में हाफ 2 रह जाएगा। आधा 2 कट गया है ऊपर वाले आधे 2 से और आधा 2 पीछे रह गया है। तो आधे 2 को हम लिखेंगे 2 की पावर हाफ, और 2 की पावर हाफ को हम अंडर रूट के साथ भी लिख सकते हैं। मसलन अगर हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करें तो उसका आंसर आएगा 1/√2, और जो कि यहाँ पे हमने लिखा है। अब ये जो है ई हाफ की जगह हम √2 भी लिख सकते हैं, ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब ये जो 2 अंडर रूट है इसको हम इधर डिवाइड हो रहा है अगर, तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी साइड पे जाके, यहाँ की बजाय हम यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 2 भी इसका भी अंडर रूट है, 2 का भी अंडर रूट है, तो हम इन दोनों को इकट्ठा भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया है और पीछे DE वैसे का वैसा आ जाएगा और ये बाकी पोर्शन भी वैसे का वैसा हमने लिख देंगे। अब हमने ये जो वैल्यू निकाली है इसको हम मैक्सवेल की जो क्वेश्चन हम जहाँ से हमने शुरू किया था यहाँ से इसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे। जो जो वैल्यूज़ यहाँ पे हैं, यहाँ पे कौन सी वैल्यू है m 3/2, तो यहाँ पे भी m 3/2 वैल्यू है। अब यहाँ पे c² है, यहाँ पे भी c² है, यहाँ पे dc है, यहाँ पे भी dc की वैल्यू है। तो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इस इक्वेशन में, जो ये वाली सारी वैल्यूज़ हैं m 3/2, c²,
DC इसको हम इस इक्वेशन में एक तरफ साइड पे कर देंगे, मतलब इकट्ठा करके लिख देंगे। और इकट्ठा करके लिखने के बाद जो भी इसका आंसर आ रहा है, मतलब जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है ये वाली वैल्यू, तो उसकी जगह इन वैल्यूज़ की जगह इनको जब हम इकट्ठा करके लिखेंगे उसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को, क्योंकि हमने जो ये सारी वैल्यूज़ निकाली हैं यहाँ तक, ये जो वैल्यू हमने इसके इक्वल निकाली है वो हमने एनर्जी के वैल्यू के लिहाज से निकाली है। तो अगर हमने मैक्सवेल की मेन इक्वेशन को एनर्जी के लिहाज से चेंज करना है तो उसकी जगह ये वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी। कहाँ कहाँ पुट करेंगे हम? जहाँ जहाँ m3/2 है, c² है, dc है। तो यहाँ पे भी m3/2 c² और dc है, तो उसकी जगह हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा जब हम पुट कर देंगे तो फिर यहाँ पे जो DNC है, यहाँ पे जो DNC है उसकी जगह हम DNE लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने उस इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया है। पहले जो भी डेरिवेशन हो रही थी वो विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो थे उनकी जो चेंज था वो विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी था। अब हम जो चेंज है वो विद रिस्पेक्ट टू एनर्जीज कर रहे हैं, तो इसलिए DNC की जगह हम DNE लिख देंगे। ठीक है, तो बाकी इक्वेशन जो है वो वैसी की वैसी रहेगी, बस हमने ये वाला जो पोर्शन है इसको इकट्ठा करके लिख दिया है इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में ये जो पोर्शन था m3/2 c² dc उसको हमने इकट्ठा करके लिख दिया है और उसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी है 2ne de वाली। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी। तो जो हमने जब ये वैल्यू पुट कर दी है तो अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। ये जो इक्वेशन है वो सेम यही वाली इक्वेशन है, बस हमने ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इकट्ठा लिखा है और बाकी इक्वेशन वैसी की वैसी रहने दी है। उसको इकट्ठा लिख के फिर उसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी है। अब जो DE है, जो DE है वो हम इस साइड पे ले आएंगे इक्वेशन के, DE इधर ले आएंगे, बाकी सारी इक्वेशन वैसी की वैसी रहेगी, सिर्फ DE हम इस साइड पे लेके आए हैं और थोड़े से चेंजेस करेंगे। तो ये मैं यहाँ से रेज कर देती हूँ ताकि मैं समझा सकूँ आपको। उसके अलावा हमने क्या चेंजेस किए हैं, 2e ऐसे कैसा रहेगा, सिर्फ d जो है वो इक्वेशन के इस साइड पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो रहा है। और ये वाला जो पोर्शन है वो भी वैसे का वैसे ही रहेगा, 2e वैसे का वैसा फिलहाल रहेगा। जो अभी हमने चेंज करना है वो ये है कि 2 जो है 2 की पावर यहाँ पे क्या है 3/2, पाई RT की भी पावर क्या है 3/2। तो 2 की अगर पावर 3/2 हो तो इसका क्या मतलब होता है कि इसको हम इसके इक्वल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस पोर्शन को सॉल्व करें तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 1 है और दूसरी जो 2 है उसकी पावर हाफ है। तो अगर नीचे से बेस सेम हो वो तो पावर को हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो पावर को प्लस करेंगे, अगर एलसीएम लेंगे तो दोबारा हमारा 3/2 ही आ जाएगा। तो हम इस वाले पोर्शन को यहाँ जो 2 की पावर 3/2 है उसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं दिस मीन, क्योंकि दोबारा सॉल्व करके भी 2 3/2 ही आ रहा है। ठीक है, तो इसके इक्वल हम लिख सकते हैं और इसके हाफ की जगह हम 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मतलब इसकी जगह हम अब लिखेंगे 2√2, इसकी जगह 2 की पावर 3/2 की जगह हमने लिखा 2√2 और पाई RT की पावर वैसे की वैसे 3/2 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। अब ये हो गया, अब थोड़े सा चेंजेस और करने हैं। तो ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो इस साइड पे जो √2 है उसको हम काटना चाह रहे हैं, तो वो अंडर ये वाले अंडर के साथ कट जाएगा, 2 इस वाले 2 के साथ कट जाएगा और पीछे हमारा सिर्फ अंडर के नीचे रह जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा हमारा पोर्शन और यहाँ से ये जो 2 है वो ऊपर वाले 2 के साथ जब डिवाइड होगा तो 2 मल्टीप्लाई जब उसके साथ डिवाइड होगा तो ये भी कट जाएगा और इसकी जगह रह जाएगा 2। ठीक है, तो ये इक्वेशन इस तरह से मॉडिफाई हुई है। तो पीछे जो हमारी इक्वेशन आ जाएगी वो आएगी 1/n DNE ओवर यहाँ पे आएगा DE
इज इक्वल टू, क्योंकि ये 2 4 के साथ कटा था और पीछे रह गया था 2 पाई ओवर पाई आर टी 3/2, यहाँ भी पाई आर टी 3/2 है, यहाँ भी पाई आर टी 3/2 है, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एनर्जी, क्योंकि यहाँ 2 जो है वो कट चुका है अंडर रूट 2 नीचे वाले अंडर रूट 2 के साथ, ऊपर सिर्फ एनर्जी अंडर रूट के साथ रह गया है, मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट की पावर माइनस mc²/2RT, वो सेम का सेम, ये वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। तो हमारी फाइनल इक्वेशन जो होगी वो ये वाली इक्वेशन होगी, ये वाली इक्वेशन, जिसको मैं दोबारा भी लिख देती हूँ कि फाइनल इक्वेशन क्या होगी। चलिए यहाँ पे लिख देती हूँ। तो हमारी फाइनल इक्वेशन होगी 1/n dNE ओवर DE। dNE का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी E, ये इसकी बेस पे लिखा हुआ है। एन की बेस है, एक होती है पावर, एक होता है बेस, और ये एनर्जी जो है वो बेस है, इज इक्वल टू 2 पाई ओवर पाई आर टी की पावर 3/2 अंडर रूट एनर्जी माइनस एक्सपोनेंट माइनस mc²/2RT। तो ये होगी हमारी फाइनल इक्वेशन। ओके, अब इस इक्वेशन का अगर हम ग्राफ बनाएं तो हम किस तरह से बनाएंगे वो हम देख लेते हैं। बिल्कुल मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटीज़ की तरह हमारा यहाँ पे भी ग्राफ बनेगा, लेकिन उसमें थोड़े से चेंजेस होंगे। तो यहाँ पे ये जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी, जो भी स्पेसिफिक एनर्जी होगी, वो पहला जो हमारा ग्राफ होता था उसमें प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होती थी, यहाँ पे वेलोसिटीज़ होती थी। अब जो हमारा ग्राफ होगा वहाँ पे प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होगी, यहाँ पे एनर्जी होगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी 1/n dNE ओवर DE। प्रोबेबिलिटी होती है चांस ऑफ गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी इन सर्टन रेंज, कि क्या मॉलिक्यूल का क्या चांस है कि सर्टन रेंज में उन सर्टन रेंज ऑफ एनर्जीज़ में वो एनर्जीज़ को अटेंड करेंगे। मतलब यहाँ से लेके अगर यहाँ पे 10 है एनर्जी, 10 जूल है, यहाँ पे 15 जूल है, तो क्या चांस है कि वो इस रेंज के दरमियान जो है वो एनर्जीज़ को अटेंड करेंगे, और उस चांस को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और उसकी वैल्यू होती है यहाँ पे 1/n dNE ओवर DE, और इसको हम प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। तो वो जो चांस है वो हम ग्राफ से हमें पता चलेगा। यहाँ पे ग्राफ जो है इस तरह से होगा। ग्राफ ये थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे जो ग्राफ शुरू से ही शार्प राइज होगा इसका, जबकि जब हम वेलोसिटीज़ का करते थे ग्राफ तो उसमें शुरू में शार्प राइज नहीं था, तो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी जो थी, वेलोसिटी जो थी वैसे करके, और फिर ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर राइज करता था, और ये बहुत तेज़ी से राइज कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि जो वेलोसिटीज़ का जो प्रोबेबिलिटी का ग्राफ होता है उसका जो टेंजेंट होता है ना शुरू में, वो हॉरिजेंटल होता है। टेंजेंट होता है वो कोई भी एक पॉइंट जहाँ से हम लाइन गुजारते हैं तो वो हॉरिजेंटल कंसीडर किया जाएगा, और यहाँ पे जो है वो वर्टिकल कंसीडर किया जाएगा। टेंजेंट होता है हम जो लाइन गुजारते हैं ग्राफ के स्पेसिफिक पॉइंट से, तो वो वर्टिकल लाइन गुजरेगी, क्योंकि इतना शार्प राइज है शुरू में ही, शार्पली हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है। इसका ये मतलब है टेंजेंट वर्टिकल होने का मतलब है शुरू से ही कि बहुत शार्पली ग्राफ ऊपर जा रहा है, और इसका टेंजेंट शुरू के पॉइंट्स में हॉरिजेंटल होने का मतलब है कि जो हमारा ग्राफ है वो शार्पली ऊपर नहीं जा रहा बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है। ठीक है, और दूसरा इन दोनों ग्राफ में ये फ़र्क होगा, ये जाएगा तो शार्पली ग्राफ ऊपर, लेकिन आएगा बनिस्बत जिसके वो जा रहा है, जिस स्पीड से ग्राफ ऊपर जा रहा है उस स्पीड से नीचे नहीं आएगा बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आएगा। और इस ग्राफ में वेलोसिटी की प्रोबेबिलिटी के ग्राफ में शार्पली वो ऊपर तो नहीं जाएगा लेकिन नीचे शार्पली आएगा। दोनों में कंट्रास्ट है। ये राइज जो है शार्पली कर रहा है, ये राइज शार्पली नहीं कर रहा, ये ग्राफ जो है वेलोसिटीज़ का, और ये फॉल शार्पली नहीं कर रहा और ये शार्पली फॉल कर रहा है। इसका राइज शार्प है, इसका राइज शार्प नहीं है। इसका फॉल जो है वो जेंटल है,
जेंटल फॉल है, जेंटली ग्राफ नीचे आ रहा है, और इसका ग्राफ शार्पली तेज़ी से नीचे आ रहा है। ठीक है, दोनों का ये कंट्रास्ट था, दोनों के राइज और फॉल में कंट्रास्ट था, दोनों के ग्राफ में सिर्फ इतना ही फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही है कि जूं जूं यहाँ पे भी जूं जूं टेम्परेचर बढ़ता था तो ग्राफ जो है वो ब्रॉड होता जाता था। हायर वेलोसिटीज़ में मालिक्यूल्स के, गैस और मालिक्यूल्स के पाने का चांस ज़्यादा होता जाता था। तो यहाँ भी इस ग्राफ में भी जूं जूं टेम्परेचर बढ़ेगा, ये जो ग्राफ है हाई टेम्परेचर पे ये ग्राफ जो है वो फ्लैट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हाई टेम्परेचर पे ग्राफ जो था वो फ्लैट हो जाता था। तो वो दोनों में ही सेम है, बस ये राइज और फॉल में दोनों के ग्राफ्स में फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। आई होप आपको ये समझ आया हो। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।